आज पढ़ेंगे बेटा हम कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी हमें बतानी है। तो यहाँ पर कोलबर्ग ने बोला है कि बच्चे के मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे की जो मोरल डेवलपमेंट है वह भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है। बालकों में मोरल डेवलपमेंट की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये जानने के लिए मनोवैज्ञानिकों तथा अनेक खोजकर्ताओं द्वारा समय समय पर अनेक कोशिशें की गई हैं। इसमें लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिया गया प्रयत्न काफी सराहनीय और महत्वपूर्ण माना जाता है। कोलबर्ग ने 1976 में इस दिशा में अनेक रिसर्च करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास में कुछ निश्चित अथवा सार्वभौमिक अवस्थाएं होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं हमारी। ठीक है, देखो भाई, इसने बोला है हमारा कि बच्चों की मेंटल और बाकी की जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की, चाहे मेंटल है, चाहे फिजिकल है, चाहे इमोशनल है, तो उसके साथ साथ बच्चे की मोरल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। जब बच्चे को नैतिकता नहीं आएगी तो उसकी बाकी सारी डेवलपमेंट क्या है, फीकी पड़ जाएंगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि बच्चे का इस तरफ की बच्चे की मोरल डेवलपमेंट की तरफ भी कुछ ना कुछ कार्य होना चाहिए। तो इसके लिए उसने 1976 में रिसर्च करके ये सिद्ध किया कि बालकों के नैतिक और चरित्र विकास में कुछ निश्चित और कुछ स्टेजेस होती हैं। तो उन्होंने जब रिसर्च किया तो उस रिसर्च के दौरान उन्होंने बताया कि एक बच्चे की डेवलपमेंट में कई सारी स्टेजेस से होकर गुजरती है। तो इसने बताई है 3 स्टेजेस बताई हैं हमारी। एक तो है आपका पूर्व नैतिक अवस्था, ए प्री मोरल स्टेज। क्या बोला है? ए प्री मोरल स्टेज। सेकंड है आपकी सेल्फ सेंटर्ड मोरल स्टेज। थर्ड है आपकी कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज। फोर्थ है आपकी इररेशनल कॉन्शियस स्टेज और एक है रैशनल कॉन्शियस स्टेज। मेन बेसिक जो बताई है वो 3 बताई है इन्होंने। एक तो प्री मोरल, एक आपकी सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल वैल्यू और थर्ड है आपकी कन्वेंशनल मोरल मोरालिटी लेवल। ठीक है, कोलबर्ग ने प्रतिपादित 3 अवस्थाओं में किया और आगे इनका वर्णन किया। अब हम इसे 5 भागों में, यानी कि स्टार्टिंग में जब उन्होंने रिसर्च करी तो उन्होंने इन 3 स्टेजेस को जोड़ा। कौन कौन सी? पूर्व नैतिक अवस्था, आत्म केंद्रित नैतिक अवस्था और थर्ड बताई इन्होंने परंपरागत नैतिक स्तरता। और धीरे धीरे इसमें 2 और जोड़ दिए, फिर इन्होंने 5 स्टेजेस बना दिए। तो सबसे पहले बेसिक इन्होंने 3 स्टेजेस का नाम दिया, तो आप इनको ना लिख लो साथ साथ। तो पहले क्या बताया इन्होंने? ए प्री मोरल स्टेज, पूर्व नैतिक अवस्था। लिख रहे हो साथ साथ? यस मैम। लिख लो। तो कोलबर्ग ने 1976 में अनुसंधान रिसर्च की और वहां पर बच्चे के नैतिक विकास के बारे में बात की। तो नैतिक विकास की स्टार्टिंग में इन्होंने 3 अवस्थाएं दी। पहली अवस्था है आपकी पूर्व नैतिक स्तर, इंग्लिश में ए प्री मोरल स्टेज, पूर्व नैतिक अवस्था या पूर्व नैतिक स्तर, ए प्री मोरल स्टेज। सेकंड बताया इन्होंने सेल्फ असिस्टेड मोरल स्टेज या फिर सेल्फ स्टैंडर्ड, सेल्फ सेंटर्ड, स्टैंडर्ड नहीं सॉरी सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड मोरल स्टेज, आत्म केंद्रित नैतिक स्तर, सेल्फ सेंटर्ड मोरल स्टेज। उसके बाद इन्होंने बताई तीसरी कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल, परंपरागत नैतिक स्तर। लिख लिए? यस मैम। मैम मेरी बुक में यस ना मैम। मैम हाँ श्रेया बोलो। मैम मेरी बुक में जो 3 लेवल्स हैं वो है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी और पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। अच्छा, लेकिन इसमें इस तरीके से दे रखा है तो ये वही है बेटा, ये तीनों स्टेजेस। पहले वाला इसने भी प्री बोला है, दूसरे वाला कौन सा था? कन्वेंशनल कन्वेंशनल। और तीसरा कौन सा है? पोस्ट कन्वेंशनल। या प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। हाँ, तो इन्होंने क्या कर दिया, दे तो 3 ही रखे हैं लेकिन इनको आगे कन्वर्ट कर दिया। बातें देखना सेम ही मिलेंगी, या फिर आप ऐसा करो, आप पढ़ दो आपकी बुक में से, उसको समझा दूंगी मैं। यस मैम। आरती को बोलने दो एक बार। आरती, आप क्या पूछ रहे थे बेटे?
मैम कुछ नहीं पूछी थी, बस मैं ये कही थी कि ये 3 स्टेज हमारी जो बुक है, हिंदी की बुक है, उसमें डिफरेंट दे रखी है बस। और जो मैम मैंने यूट्यूब पे इसकी वीडियो देखी थी ना, तो ये जो हमारी बुक में है ना, बिल्कुल सेम टॉपिक था ये उसमें भी। अच्छा, वो उसमें इतने सारे जो स्टेप दे रखे। यस मैम, यूट्यूब पे भी बिल्कुल इतने सारे स्टेप दे रखे थे उन्होंने, पर बहुत इजी तरीके से समझा रखा था उन्होंने एक एक टॉपिक को। इसमें जो मैंने ली है ना दूसरे वाली बुक, उसमें 3 स्टेजेस दे रखे हैं उसके। चल बेटा बोल श्रेया। Yes, ma'am. In brief, Kohlberg theory of moral development present 3 levels: pre-conventional morality, post-conventional morality, or principal morality. Each level contains 2 stages, stage 1 and stage 2, hence 6 stages in all. First, pre-conventional morality. In this stage, a person's moral judgments are characterized by a concrete individual perspective. Behavior is motivated by anticipation of pleasure or pain. When a child considers some conduct or behavior as moral or amoral in the context of some external factors or some physical event, then his moral reasoning is of pre-conventional level. This level has the following 2 stages. First, punishment and obedience or reward or punishment stage. Second, stage of ego or self-interest orientation. देखो भाई, Now, यहाँ पर इसने बताया है आपकी जो सबसे फर्स्ट वाली है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो इन्होंने बोला, इन्होंने इसको बताया है कि ये आपके जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के अंदर होती है, 2 इयर्स के अंदर होती है। ठीक है, इसमें क्या बच्चा इतनी डेवलपमेंट नहीं कर पाता, यानी कि उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है यहाँ पे बच्चे को। ठीक है, तो इसमें क्या है, बालक का विकास इतना नहीं हो पाता कि वह मोरल जो गुण होते हैं उनको समझ सके, या उसकी जो करेक्टर डेवलपमेंट है वो हो सके, क्योंकि इस एज में बच्चे को अच्छे बुरे का नहीं पता होता है। ठीक है, हर हाल क्या करता है, वह अपनी जिद को पूरी करवाने पे रहता है, हर बात वह हर हाल में मनवाना चाहता है, कभी रोना शुरू, चिल्लाना शुरू, तोड़ फोड़ करना शुरू, या कभी वस्तु को फेंक कर अपनी भावनाओं एवं क्रोध को प्रदर्शित करता है। तो इससे क्या है, इस प्रकार का प्रयत्न करता है, यानी कि परी मोरल स्टेज, परी नैतिक अवस्था, यानी कि नैतिक अवस्था से पहले का समय। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बच्चे को इतनी समझ नहीं होती कि उसके अंदर मोरालिटी आ सके, उसको तो बस जो चीज़ चाहिए उसके लिए रोना पीटना, यही उसको आता है, रोना चिल्लाना तोड़ फोड़ करना, क्योंकि भाई उसकी एज ही कितनी है, 0 से लेकर 2 साल के अंदर इसने इस एज को माना है। उसके बाद इसने बताई है सेकंड वाली स्टेज, मोरल की सेकंड स्टेज में इसने बताई कि ये बच्चे की 3 साल से लेकर 6 साल तक मानी जाती है, और इस अवस्था में बालक का जो ब्रेन है पूरी इसमें बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलप हो चुका होता है, उसकी सारी एक्टिविटी तथा क्रियाएं अपने आप ही स्वार्थ व इच्छाएं पूरी करने तक सीमित रहते हैं, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, वे अपनी इच्छा पूरी करने तक ही सीमित रहती है। वह उसी को सही मानता है जो उसके स्वयं के लिए सही है, खुद को खुश करना, वो वही सारी की एक्टिविटीज़ करता है। कुछ बालकों में क्या होती है, आत्म तुष्टि की प्रवृत्ति बचपन से इतनी गहन हो जाती है कि बड़ा होने पर भी वह इस जिद को नहीं छोड़ पाता। ये गुण उसकी पर्सनैलिटी में शामिल होते हैं। वे अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी अन्य का नुकसान करने से भी नहीं हिचकिचाते। तब कई बार प्रवृत्ति बहुत से असामाजिक कार्यों के कारण भी बन जाती है। अब देखो भाई, जो सेल्फ सेंटर्ड मोरल स्टेज है, सेकंड स्टेज जो इन्होंने बोला है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, बच्चे को सिर्फ अपना ही दिखता है, उसको खुद ही दिखता है और कोई नहीं दिखता, क्योंकि बच्चा 3 से लेकर 6 साल तक का इसमें उसमें जितनी भी एक्टिविटी करता है, इसमें बच्चा क्या मानता है कि ये तो मेरी चीज़ है, मेरी चीज़ है, ऐसे करके बच्चा रहता है। तो कुछ बालक क्या करते हैं, बच्चों की जो जिद है बचपन में क्या वो जिद्दी हो जाते हैं, और जब बड़े होते हैं तब भी उनका स्वभाव यही रहता है। तो इसमें ये जो प्रवृत्ति है ये आगे जाके बच्चे को क्या है, नुकसान देती है। तो सेल्फ सेंटर्ड क्या बोला इसको, सेल्फ सेंटर्ड मोरल स्टेज, जिसमें बच्चा खुद में ही मगन रहता है, उसको सारी चीजें सिर्फ अपनी ही दिखती हैं। उसके बाद है थर्ड बताइए इसने, कन्वेंशनल स्टेज, जो 7 साल से लेकर आपकी 12 से 13 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है, जिसको आप प्रारंभिक
किशोरावस्था भी बोल सकते हो। इसमें बालक के अच्छे या बुरे की समझ आनी शुरू होती है और वह समाज के नियमों को कुछ हद तक समझना शुरू कर देता है और सामाजिक और जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको क्या है फॉलो भी करता है। तो इस प्रकार उसमें नैतिक डेवलपमेंट शुरू होती है। यहाँ पर उसमें नैतिक डेवलपमेंट जो मोरल डेवलपमेंट है वो शुरू होती है। इसमें इस बात की समझ हो जाती है कि किस प्रकार वह दूसरों के लिए अच्छा काम कर सकता है, ठीक है, और किसी काम से दूसरों को हानि पहुंच सकती है। वह अपने माता पिता, गुरुजन व अन्य बड़े लोगों की बातों को मानता है और जो बातें उन्हें नाराज करती हैं वह उन नियमों को नहीं तोड़ना चाहता। इस प्रकार स्वाभाविक रूप से वह सामाजिक नियमों तथा परंपराओं को मानने लग जाता है। यानी कि आपकी कौन सी है ये कन्वेंशनल स्टेज है, तीसरी स्टेज जो इसने बताई है कि इसमें 7 साल से आरंभ होती है और 12 से 13 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है जिसमें बच्चा किशोरावस्था में पैर रखता है, ठीक है। तो इसमें बच्चा अपने अच्छे और बुरे के बारे में थोड़ी थोड़ी इसके अंदर समझ में आ जाती है। उसको अब ये पता है कि अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो किसी को हानि भी हो सकती है, ठीक है। और कुछ अच्छे काम अब क्या है वह समाज के नियमों को मानना शुरू कर देता है, ठीक है। अपने माता पिता, गुरुजन, बड़ों की बातों को मानना शुरू कर देता है। जो बातें उन्हें नाराज करते हैं उन नियमों को नहीं तोड़ना चाहता। इस प्रकार स्वाभाविक रूप से वह जितने भी हमारे समाज के नियमों को मानना शुरू कर देता है। उसके बाद ये तो 3 उसने मेन स्टेजेस दी थी। उसके बाद भी उसने दी है जो इन्होंने बताया था पोस्ट कन्वेंशनल, बाद की जो स्टेजेस थी। तो उसने 2 स्टेजेस और इसमें ऐड की। एक तो थी आपकी इररेशनल कॉन्शियस स्टेज और एक थी आपकी रैशनल कॉन्शियस स्टेज, ठीक है। इररेशनल कॉन्शियस स्टेज इसमें क्या है बच्चा किशोरावस्था में दिखाई देता है और इस अवस्था में किशोरों में मानसिक द्वंद्वों की यानी कि अब उनके दिमाग में ही कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। बालक खुद को ही सर्वोपरि मानता है। आप देखते हो कि 13-14 साल से ऊपर का बच्चा क्या पेरेंट्स के साथ ही लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। इसमें क्या है बच्चे के अंदर अहम प्रवृत्ति के विकास के कारण वह अच्छे बुरे का ध्यान न करते हुए अपना मनचाहा आचरण करते हैं। वह अपनी खुद की धारणाओं को विकसित करते हैं और उन्हीं को उचित मानते हुए सामाजिक परंपराओं और मान्यताओं का विरोध करते हैं। यानी कि समाज के जो बंधन है उनसे वह मुक्ति चाहते हैं। वह अनेक प्रकार के समय और भाव से वशीभूत होकर किसी भी विचार को गहनता उस वस्तु के विचार या गहनता पर विचार नहीं करते बल्कि हमेशा अपनी बातों और विचारों को ही प्रदान देते हैं। उनका नैतिक विकास करके हम उसी क्षमता को समाज की शक्ति का आधार बनाना चाहते हैं। यानी कि इररेशनल कन्वेंशनल जो स्टेज है उसमें ये माना गया है कि इसमें बच्चा किशोरावस्था में दिखाई देता है। इस अवस्था में बच्चा किसी और की नहीं सुनना चाहता, वह अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता है। उसको सारी चीज़ें खुद की ही सारी चीज़ें अच्छी दिखाई देती है। इसमें क्या है उसका कन्फ्लिक्ट भी शुरू हो जाता है उसके पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स उसको रोका टोकी करते हैं और बच्चे को ये रोका टोकी उसको समझ में नहीं आती, ठीक है। उससे क्या है उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। वह अपने विचारों को प्रधानता देता है। तो जो मोरल डेवलपमेंट है करके हम बच्चे के अंदर नैतिक गुणों का विकास करके ये जो कन्फ्लिक्ट है उसको रोक सकते हैं और उसकी जो शक्ति है बच्चे की जो उसका जो एनर्जी है उसको अच्छे कामों में लगा सकते हैं। उसके बाद इसने बताया है रैशनल कॉन्शियस स्टेज। रैशनल कॉन्शियस स्टेज क्या है? ये स्टेज तब आती है जब बालक पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, तभी उसका नैतिक या चारित्रिक विकास पूरी तरह से हो सकता है, क्योंकि इसमें बालक में केवल भावनाओं की प्रधानता नहीं रहती बल्कि वह अपनी सभी मानसिक क्षमताओं का प्रयोग सोच समझ कर करते हुए नैतिक गुणों को अपने आचरण और व्यवहार में शामिल करता है। वह उसके व्यक्तित्व का ही भाग बन जाते हैं। वह हर निर्णय को अच्छाई या बुराई की तह तक जाकर करता है और वह हर तथ्य को तर्क की कसौटी पर कसकर अच्छी तरह समझ बूझकर ही सत्य मानता है। इस प्रकार यह व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक विकास और आदर्श तथा अंतिम अवस्था होती है। तो इसने क्या माना है भाई, लास्ट जो है आपकी रैशनल कॉन्शियस स्टेज, तो इसने बोला कि इसमें बच्चा पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है और जब मैच्योर हो जाता है तो उसको आसानी से समझ में आ जाते हैं कि कौन सी चीज़ उसके लिए सही है, कौन सी चीज़ उसके लिए गलत है। तो वह इस तथ्य को क्या है जांच कर भी उसका ऑब्जर्वेशन करके भी कर सकता है। इससे बच्चे के अंदर नैतिक तथा चारित्रिक विकास की आदर्श एवं अंतिम अवस्था होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोलबर्ग ने जो मोरल डेवलपमेंट है उसके स्तर में बालक की उम्र के अनुसार उसने मानसिक विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है और व्यक्ति का नैतिक विकास उस वक्त चरम अवस्था में होता है जब बच्चा किशोरावस्था को पार कर लेता है।
ठीक है, और युवा अवस्था में प्रवेश करता है। तो इस अवस्था में उसका नैतिक यानी कि मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाती है, यानी कि अपनी अधिकतम होती है। सबसे अधिकतम जो मोरल डेवलपमेंट होती है वो बच्चे की होती है मैच्योरिटी लेवल में, तब जाकर वह समझ पाता है कि ये चीज़ उसके लिए अच्छी है, ये चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है। तो बस यही 4-5 पॉइंट दे रखे थे आपके मोरल डेवलपमेंट के अंदर, समझ में आए हैं? Yes, ma'am. यस मैम। और बाकी बच्चों को Yes, ma'am. समझ में आ यस मैम। अब देखा भाई, कोलबर्ग ने जो अलग अलग स्टेजेस बताई, ये आपके इसमें बता रही हूँ मैं, कोलबर्ग ने जो अलग अलग स्टेजेस बताई उनका क्या प्रभाव हुआ, ठीक है। इसमें क्या है, कोलबर्ग की अवस्थाओं से गुजरने पर असर डालते हैं। कोलबर्ग बोलते हैं कि हर एक अवस्था में से जैसे बच्चा गुजरता है तो उसके ऊपर अलग अलग इफेक्ट होता है उसका। तो बच्चों ने नैतिक चिंतन के विकास को सुनिश्चित है। बच्चे की नैतिक तार्किकता यह दिखाती है उन्हें नैतिक सवालों और नैतिक संबंधों को हल करने के लिए कैसे अनुभव मिले। कोलबर्ग मानते थे बच्चे के आपस में बातचीत ऐसे सामाजिक उद्दीपनों में जो अहम चीज है बच्चों की, यानी कि इसने बताई है कि कोलबर्ग की अवस्थाओं का प्रभाव, इसने बोला कि हर एक अवस्था में जैसे जैसे बच्चा गुजरता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग अवस्था में कैसे बच्चे का नैतिक विकास होता है, उसकी नैतिक डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो बच्चे में दूसरों का दृष्टिकोण लेने की क्षमता उनके नैतिक तर्क में प्रगति लाती है, यानी कि हर एक स्टेज में वह कुछ ना कुछ सीखता है, लेकिन उसका अच्छे से जो होता है डेवलपमेंट वो सिर्फ उसकी लास्ट पोस्ट कन्वेंशनल जो स्टेज है उसके अंदर होती है, ठीक है, क्योंकि बच्चा मैच्योर हो जाता है, उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है, वयस्क हो जाता है। अब बच्चा क्या है, कायदे कानून नियम मानना शुरू कर देता है। तो जिस दिन से वह इन रूल्स को फॉलो करना शुरू कर देता है तो इट मीन्स उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट हो चुकी होती है। कोलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांतों की आलोचना निम्नलिखित बिंदुओं पर की गई है। नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार, कोलबर्ग के आलोचकों के अनुसार, अब क्या है, कुछ लोगों ने इसका क्रिटिसाइज भी किया है। क्रिटिसाइज में इन्होंने बोला है कि नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार, नैतिक तर्कों का मूल्यांकन, संस्कृति और नैतिक तर्क, परिवार और नैतिक विकास, और उसके बाद बोला इसने जेंडर और देखभाल का दृष्टिकोण, यानी कि कुछ क्रिटिसिज्म भी किए गए हैं कि जो इसने अलग अलग स्टेजेस दिए हैं तो कुछ लोगों ने इनको गलत भी माना है। तो नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार, तो कोलबर्ग के जितने भी क्रिटिसाइजर हैं, जितने भी आलोचक हैं, उनके अनुसार कोलबर्ग ने जो नैतिक सिद्धांतों का सारा ध्यान नैतिक सोच तक ही सीमित कर दिया। उन्होंने बोला कि इसने सारा ध्यान सिर्फ सोचने के ऊपर ही व्यक्त कर दिया, उसने व्यवहार के बारे में यहाँ पर बात नहीं की कि बच्चा इसमें ये सिर्फ ये नियम सीखता है, ठीक है। तो उसने सिर्फ और सिर्फ जो सिद्धांत है या जो नियम है उनको सीखने तक ही उसने अपनी सोच को रखा है। उसने बच्चे के व्यवहार के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं की है। तो बच्चे का बिहेवियर भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसकी मोरल डेवलपमेंट। कई बार देखा जाता है कि लोग ना काफ़ी नैतिक हैं, ठीक है, यानी कि रूल्स रेगुलेशन को तो फॉलो करने वाले हैं, लेकिन उनका बिहेवियर उनसे विपरीत है। जरूरी नहीं है कि सोच का दावा करने वाले लोग नैतिक व्यवहार भी अच्छा करेंगे। इसलिए हमें मोरल डेवलपमेंट के साथ साथ जो हमारी मोरल बिहेवियर है उसकी स्टडी भी करना जरूरी है। तो यहाँ पर इसने बोला कि लोगों को, अब देखो इन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है कि मान लीजिए गर्भपात विरोधी कार्यकर्ताओं को बच्चा गर्भ प्राप्त करने के अस्पताल नष्ट करते हैं और डॉक्टरों का खून करते हैं। नैतिक उद्देश्यों, अब देखो कुछ व्यक्ति क्या है सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन नैतिकता उनके बिहेवियर में नहीं दिखाई दे रही। जैसे क्या पढ़े लिखे लोग हैं, सारी चीज़ों का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, मिसकैरेज करवा रहे हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल माना है, यानी कि उनके बिहेवियर में वो नैतिकता नहीं दिखे। नैतिक तर्कों का मूल्यांकन, जो आलोचक हैं, जो इसके विरोधी हैं, वो ये मानते हैं कि कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिकता के मूल्यांकन पर खास ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि जो कहानी कोलबर्ग नैतिक तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके आधार पर मूल्यांकन करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अलावा कोलबर्ग जो दुविधाएं प्रस्तुत करते हैं वे नैतिक तर्कों के मूल्यांकन के लिए असली जिंदगी में आने वाली दुविधाओं से काफी अलग। अभी यहाँ पर इसने बोला है कि जो मोरल डेवलपमेंट के जो इसने इवैल्यूएशन दिया है वो बिल्कुल सही नहीं दिया। इसने तो जस्ट बता दिया इसी स्टेज में यही होगा, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें तो कुछ अलग ही होता है।
उसके बाद है सांस्कृतिक और नैतिक तर्क। कोलबर्ग के अनुसार उसकी नैतिक तर्क वो सार्वभौमिक है, परंतु कुछ आलोचकों के अनुसार, उनके सिद्धांत के अनुसार संस्कृति रूपी भी पक्षपाती है। यानी कि उसने तो बता दिया इसमें ये होएगा, इसमें ये होएगा इस स्टेज पे, लेकिन जो इसके आलोचक है ये बोलते हैं कि जो हमारी संस्कृति है ना, उसका भी हमारी मोरल डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। यानी कि जितने भी कल्चर से हम आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, या जो भी हमारा ट्रेडिशन जहाँ पे फॉलो होता है, उनका भी हमारे मोरल डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। उसके बाद परिवार और नैतिक विकास। तो कोलबर्ग का मानना है कि जितनी भी पारिवारिक क्रियाएं बच्चों के नैतिक विकास के लिए कुछ खास जरूरी नहीं है। उनका कहना है कि बच्चे और माता पिता के बीच का संबंध भी बच्चों की मोरल डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालता है। आपके पेरेंट्स का कैसा संबंध है, अगर अच्छे संबंध है तो बच्चा भी अच्छा है, अगर लड़ाई झगड़ा हमेशा रहता है तो बच्चा भी वही लड़ाई झगड़ा सीखता है। तो मोरल डेवलपमेंट कहाँ से हो पाएगी उसकी। उसके बाद है जेंडर और देखभाल का भी दृष्टिकोण। यहाँ पर इनकी जो क्रिटिसाइजर थी कैरोल गिलिगन, उन्होंने इसकी आलोचना की कि इन्होंने लिंग भेद पर आधारित अपनी स्टोरी दी है। इन्होंने क्या है, ये जो रिसर्च दी है ये सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए दी है, फीमेल का यहाँ पर इन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया। इन्होंने बोला कि जब 6 से 18 साल की लड़कियों में जवाब का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि लड़कियां मनुष्य के आपसी संबंधों के आधार पर नैतिक दुविधा का निर्णय लेती है, परंतु कुछ अध्ययन में नैतिक निर्णय लिंग भेद के होने पर। लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरी जो अपनी थ्योरी दी है उस पर सिर्फ और सिर्फ इसने मेल मेंबर के ऊपर ही फोकस किया है, फीमेल की तरफ या उनकी दिशा की तरफ इसने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो यही थी बस कोलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें इसने क्या है 3 मेन भूमिकाएं दी और उसके बाद 2 और इसने एडिशनल जोड़ी। उसके बाद क्या है, इसकी क्या क्या अवस्थाएं हैं ये बता दिया आपने, और फिर इसका क्या क्या इफेक्ट, किस किस चीज़ का हमारे मोरल डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो किस किस चीज़ का पड़ता है भाई, हमारे कल्चर का भी इफेक्ट पड़ता है, हमारे फैमिली का भी इफेक्ट पड़ता है, हमारे नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार का भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। जेंडर का भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये थी हमारी मोरल डेवलपमेंट। समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है। अब अगला देखिए, कैरोल गिलगिन का आप कर चुके थे, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट रहता था ना। इसमें बताओ कौन सा बेटा इससे आगे। मैम इससे आगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस। देख रहे हैं बेटा, मैंने पेज जी पता नहीं कैसे डाल रखे हैं, उल्टे पुल्टे। हाँ मिल गया। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस। इमोशन क्या होते हैं, जो समय है अंग्रेजी मैम भाषा पेज का। नंबर पेज नंबर 41 है बेटे। इमोशन, इमोशन जो वर्ड है अंग्रेजी भाषा का इमोशन वर्ड लैटिन भाषा के इमोवर से बना है, जिसका अर्थ होता है हलचल मचाना। ठीक है। तो हमारे जो इमोशंस हैं वो लैटिन भाषा के इमोवर से लिए गए हैं, जिसका अर्थ होता है हलचल मचाना। तो विलियम जेम्स अपनी लेख संवेग क्या है, इमोशंस क्या है, तर्क देते हैं कि संवेग एक एक्सपीरियंस है जो शारीरिक बदलाव के कारण होता है। डेनमार्क में मनोवैज्ञानिक कार्ल लेंज भी इसी प्रकार के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, इसलिए जेम्स लेंज नामक सिद्धांत का जन्म हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार एक बदलती हुई सिचुएशन में शारीरिक बदलाव को जन्म देती है और वह बदलती हुई शारीरिक स्थिति एक संवेग को जन्म देती है। विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग हम उदास महसूस करते हैं क्योंकि हम रोते हैं, गुस्सा आता है क्योंकि हम मारते हैं, हम डरते हैं क्योंकि कांपते हैं, जैसी परिस्थितियां होती है। संवेग हमारे इमोशन क्या होते हैं, यानी कि इमोशन वे वैसी स्थिति है जिसके ऊपर क्या हमारा कंट्रोल नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हम कभी उदास बैठे हैं, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी गुस्सा होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे संवेग होते हैं। ठीक है। ये क्या है, एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसी फीलिंग है। इमोशन क्या एक फीलिंग है जो हमारे क्या है फिजिकल चेंजेस के कारण होता है, यानी कि इसमें हमारे फिजिकल चेंजेस के कारण भी हमारे इमोशन चेंज होते हैं।
ठीक है, बदलती हुई परिस्थितियों के कारण हमारा फिजिकल चेंज को जन्म देता है और बदलती हुई शारीरिक स्थिति एक संवेग को जन्म देती है। अब है विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग हम उदास होते हैं तो हो गया भाई हमारा। अधिकतर लोग विश्वास करते हैं कि इमोशन ही उनसे संबंधित जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनको जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति इसलिए रोता है क्योंकि वह उदास है, और जब डर लगता है तो व्यक्ति भागता है। लेकिन जेम्स लेंगे का सिद्धांत इससे विपरीत है। उनके अनुसार पहले हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बाद में उसका इमोशन अर्थ निकालते हैं। रोते पहले हैं और उदास बाद में होते हैं, भागते पहले हैं, डरते बाद में हैं। ठीक है, तो सबने अपना अलग अलग दिया है। यहाँ पर लेजारस ने इस सिद्धांत के अनुसार इमोशन निम्नलिखित प्रोसेस का परिणाम बताए हैं। व्यक्ति एक घटना या मानसिक रूप से आकलन किया है, तो सबसे पहले आपको सिर्फ इमोशन का अर्थ ग्रहण करना है। इमोशन क्या है? हमारा लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है हलचल मचाना। यानी कि जब हमारे कुछ फिजिकल एक्टिविटी या किसी और वजह से जब हमारे मन में हलचल होती है और जो भाव उस टाइम पे निकल के आते हैं वे हमारे संवेग कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि कई बार हम रोते हैं, ये भी हमारा इमोशन है, कई बार हम हंसते हैं तो ये भी हमारे इमोशन है। तो इसने बोला है कि जब विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग जब हम उदास होते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं, हंसते हैं, हम मारते हैं, डरते हैं, तो उसी सिचुएशन में जो भाव निकल के आता है वो हमारा इमोशन या संवेग कहलाता है। मीनिंग क्लियर है? यस मैम। उसके बाद है आपका संवेग का संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब इसका कॉग्निटिव थ्योरी बोली है इसने संवेग की, जो क्या है, लेजारस ने सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित संवेग निम्नलिखित प्रकार का परिणाम बताया है। देखो भाई, इमोशन के कारण क्या क्या हमारे सामने रिजल्ट आते हैं। एक व्यक्ति एक घटना या मानसिक रूप से आकलन करता है, यानी कि जो इमोशन होते हैं वे या तो किसी घटना के कारण या फिर हमारे मेंटली तौर पर वे हमारे सामने आते हैं। यह मानसिक आकलन शारीरिक बदलावों को जन्म देता है, जैसे दिल का धड़कना, बढ़ना, पिट्यूटरी ग्लैंड इत्यादि में स्त्राव होना। व्यक्ति संवेग के अनुसार कोई न कोई एक्टिविटी करता है। ठीक है, व्यक्ति क्या है, एक घटना या मानसिक रूप से आकलन करता है। व्यक्ति क्या है, एक घटना है या मानसिक रूप है उसे आकलन करता है। उसकी क्या है, मेंटल सिचुएशन कैसी है, या उसके मान लीजिए फिजिकली कोई चेंजेज आ रहे हैं तो उसके कारण भी उसके दिमाग में जो भाव उत्पन्न होगा वह इमोशन ही कहलाएगा। यानी कि और जो व्यक्ति इमोशन के दौरान कोई ना कोई एक्टिविटी करता है, तो व्यक्ति इमोशन के दौरान कोई ना कोई एक्टिविटी करता है। लेजारस ने यह भी कहा कि किसी समय की तीव्रता को भी मानसिक रूप से कंट्रोल किया जाता है। इमोशन को कंट्रोल व्यक्ति और वातावरण के संबंधों में बदलाव लाकर किया जा सकता है। समय की प्रक्रिया में निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। यानी कि जो इमोशन है उसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए इसने। जैसे एक सांप नजर आता है तो मैं मानसिक रूप से उसका आकलन कर दी, उसे डर का आभास होता है। मान लीजिए हमने सांप दिखाई देगा तो हम एकदम से डर जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा इमोशन हुआ, हमारा डर का इमोशन। दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, ठीक है, वह उस स्थान से दूर भागना चाहता है। तो इसने बताए हैं कि इमोशन के सिद्धांत क्या है, कि इमोशन हमारे मेंटली होते हैं, हमारे दिमाग से निकल के आते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे कुछ फिजिकल चेंजेस के कारण भी हो सकते हैं। और तीसरा बताया है कि व्यक्ति के इमोशन के अनुसार कोई ना कोई एक्टिविटी, यानी कि इमोशन के दौरान व्यक्ति कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करता है। मान लीजिए व्यक्ति को गुस्सा आया है तो वह क्या है, चीजों को तोड़ देगा, तो ये भी क्या उसका एक इमोशन है। जैसे इसने एग्जांपल लिया कि एक लड़की को एक सांप दिखाई दिया तो वह क्या है, डर के भागने लगती है, तो उसके अंदर क्या दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, उसको डर लगता है, तो वह इसके एक्शन में क्या करती है, भागना शुरू कर देती है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। उसके बाद आते हैं संवेगों का भावनात्मक घटना का सिद्धांत। यह इमोशन का संप्रेषण पर आधारित सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन होवार्ड एम वेस ने 1996 में किया था।
इस सिद्धांत के अनुसार घटनाएं संवेगों को प्रभावित करती हैं और संवेग हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी कि इन्होंने बताया कि जितने भी इमोशंस होते हैं, इमोशंस हमारे जितना भी दृष्टिकोण या हमारे बिहेवियर है उसको प्रभावित करते हैं। देखो भैया, आपको गुस्सा आया है तो सामने वाला व्यक्ति से मान लो आपकी कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, फिर भी क्या आप रूडली उससे बात करोगे? तो जो आपके संवेग है, जो इमोशंस हैं, वो आपको क्या है, आपके बिहेवियर पर भी इफेक्ट डाल रहे हैं। तो संवेगों की कुछ विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे इमोशन इज क्यूमुलेटिव, संचयी होते हैं। इमोशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। इमोशन इज ए सब्जेक्टिव फीलिंग, इमोशन क्या है, एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। इमोशन इज ए साइकोमेटिक, एक मनोदेहिक होते हैं। इमोशन आर मोटिवेशनल, संवेग हमेशा अभिप्रेरणात्मक होते हैं। ठीक है, तो इसने बताया है इसकी, ठीक है आंटी। तो इमोशन क्या है, कॉम्प्लिकेटिव है, संवेग संचयी होते हैं। संवेग क्या बताया गया इसमें, जो इमोशन की जो प्रोसेस, इमोशन क्या है, एक प्रोसेस का रिजल्ट होते हैं और इमोशंस में घटित होने वाले कुछ मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं जो क्या है, हमारे इमोशन को जन्म देती हैं और एक बार शुरू होने के बाद इमोशन एक निश्चित दिशा में बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि इमोशन अचानक होता और अचानक गायब हो गया। ये क्या है, एक संचयी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। यानी कि इमोशंस को क्या बोला है, एक कंटिन्यू, एक कम्युनिकेटिव प्रोसेस माना है, यानी कि इसमें समय लगता है। समय कैसे लगता है, मान लीजिए आपको गुस्सा आया था, ये तो है नहीं कि अचानक गुस्सा आ गया, उस गुस्से आने की कोई तो वजह होगी, तो फिर उसके कारण आपका इमोशन हुआ गुस्से वाला। तो गुस्सा एकदम से तो है नहीं कि अभी गुस्सा किया और अभी हंस रही हूँ मैं, नहीं, तो गुस्सा होने में भी टाइम लगता है। तो इसी टाइम बीच जो टाइम लगता है उसी को क्या माना है कि इमोशन क्या है, हमारे क्यूमुलेटिव होते हैं। उसके बाद है इमोशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, संवेग क्या है, एक सतत क्रिया है। इमोशन एक सतत क्रिया है। हम जानते हैं कि जितने भी इमोशन हैं ये हमारे स्टिमुलस का परिणाम होता है। कोई वातावरणीय घटना व्यक्ति में संवेग उत्पन्न करती है और वह उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। यदि उस उद्दीपन को हटा दिया जाए तो उससे जनित संवेग व्यक्ति में बने रहते हैं, वे तुरंत खत्म नहीं होते, उन्हें शांत होने में थोड़ा समय लगता है। उदाहरण के लिए कि व्यक्ति को सांप दिखाई दिया, वह डर जाता है, उसके हृदय की गति बढ़ जाती है। जब सांप चला जाता है तो थोड़ी देर के लिए उसे भय बना रहता है और सामान्य होने में समय लगता है। संवेग क्या है, उसने बोला था क्यूमुलेटिव, अब यही बात इसने बोली कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है ये हमारी प्रोसेस। ठीक है, कैसे चलती है, मान लीजिए इसने बोला है कि एक व्यक्ति को सांप दिखाई दे गया तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, डर लगेगा। अब जितनी बार भी वह उस जगह से निकलेगा उसको डर लगेगा कि यहाँ पर कहीं सांप तो नहीं है। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी कि जहाँ पर मान लो आपको कोई चोट लगी है तो आपको हमेशा दिमाग में वो जगह और वो याद रहेगा कारण। ठीक है, तो आप एकदम से उस चीज से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये क्या है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो सेकंड टाइम भी आप जिस जगह पर जाओगे जहाँ पर आपको पहले चोट, तो आपको थोड़ा सा डर रहेगा कि मेरे को फिर से चोट ना लग जाए। उसके बाद है इमोशन इज सब्जेक्टिव फीलिंग। इमोशंस में क्या है, फीलिंग विद्यमान होती है। ये भावनाएं सुखद या दुखद दोनों तरह की हो सकती है। जो इमोशंस में क्या होती है, फीलिंग होती है, या आपकी अच्छी फीलिंग भी हो सकती है और बुरी फीलिंग भी हो सकती है। तो फीलिंग एक्सपीरियंस में गुजरने वाले व्यक्ति को ही महसूस कर सकते हैं। यानी कि जो फीलिंग किसी व्यक्ति के अंदर आ रही है उसको वो व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। ठीक है, तो इसका तीव्रता और प्रभाव संवेगों का अनुभव करने वाला व्यक्ति ही बता सकता है। उसके बाद है आपका इमोशंस आर साइकोमेटिक। इमोशन क्या है, मनोदेहिक होते हैं। अर्थात इमोशन की प्रोसेस पहले साइकोलॉजिकल होती है, बाद में क्या होती है, फिजिकल होती है। ठीक है, बाद में क्या है, दैहिक रूप ले लेती है। जैसे कि हम जानते हैं कि इमोशन के घटित होने पर पहले एक स्टिमुलस हमारे सामने होता है जिसका मानसिक रूप से इवैल्यूएशन करते हैं, परिणाम स्वरूप हम उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं और यह मानसिक अनुक्रिया शारीरिक बदलाव का कारण बनती है। यानी कि इसने बोला कि जो हमारे इमोशन है वह हमारे मनोदेहिक होते हैं। यानी कि पहले साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है हमारे दिमाग में, मेंटली इफेक्ट आता है, फिर फिजिकली कैसे चेंज हो जाते हो आप। इसका मतलब ये है कि मान लें पहले आपको बहुत गुस्सा आया, पहले आप बातों में बात कर रहे थे, अब फिजिकली कैसे भी आपने किसी को खींच के थप्पड़ लगा दिया, चीज़ों को तोड़ दिया, तो ये एक साइकोलॉजिकल था। लेकिन धीरे धीरे क्या है, क्या बन जाता है, ये हमारा दैहिक रूप भी ले लेता है। उसके बाद है इमोशन आर मोटिवेशनल। इसमें क्या है, हमारे शरीर में चेंज आते हैं, जैसे क्रोध आने पर आंखें लाल हो जाती हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। यह व्यवहार परिवर्तन अभिक्रिया के कारण होता है और यहाँ अभिप्रेरणा हमारे संवेग होते हैं।
ठीक है, संवेग से भी प्रेरित होकर हम एक निश्चित दिशा में व्यवहार करते हैं और यह व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है। तो संवेग हमेशा क्या होता है, मोटिवेशनल होते हैं, यानी कि जो भी इमोशन आते हैं हमारे अंदर तो कुछ ना कुछ चेंजेज अवश्य आते हैं हमारे अंदर, तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो बिहेवियर चेंज क्या है, हमारा मोटिवेशन का कारण बनता है। ठीक है, और एक निश्चित दिशा में व्यवहार करते हैं। आप कई बार देख लो, आप बहुत दुखी होते हो, बहुत रोते हो कि मेरा तो ये काम नहीं बन पा रहा है, ये घर वाले भी ताने दे रहे हैं। तो जब मान लो आपके घर वाले ताने दे रहे हैं, आप इमोशंस, आप रो रहे हो, तो तभी रोते रोते आपके अंदर फीलिंग आएगी कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ और कोई मेरे को नहीं सुना सकता। ठीक है, तो संवेग हमें मोटिवेशन भी देते हैं। आप देखो भाई, समझ में आ गई इसकी विशेषताएं? यस मैम। यस मैम। उसके बाद देखो, उसके बाद है कि इमोशन होते कौन कौन से, कौन कौन सा रूप है इमोशन का। एक तो है आपका प्रेम, लव, दूसरा है जॉय, खुशी, तीसरा है आपका सरप्राइज, चौथा है आपका एंगर, क्रोध, पांचवा है आपका सैडनेस और छठा है आपका फियर, डर। तो कौन कौन से इमोशन होते हैं आपके अंदर, एक तो प्रेम की भावना का, प्यार का इमोशन होता है, दूसरा खुशी का इमोशन होता है, तीसरा आप एकदम से सरप्राइज हो जाते हो, चौथा आपका गुस्सा आना भी आपका इमोशन है, पांचवा आपका सैडनेस, उदासी, और छठा आपका क्या है, फियर, डर। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इमोशन आपका प्रेम। प्रेम लगाव और आसक्ति से संबंधित है। प्रेम क्या है, हमारा क्या है, एक लगाव और आसक्ति से संबंधित एक इमोशन है जिसमें अनेक प्रकार की भावनाएं आपकी आती है। इसमें लगाव होता है व्यक्ति के प्रति आपका, जिसका अर्थ है कि दो व्यक्ति अपने जीवन को व्यक्तिगत बातों में आपस में बांटना चाहते हैं। इसमें क्या हो सकता है आपका प्रेम में आपका स्नेह भी हो सकता है, आप अट्रैक्शन भी हो सकता है, या फिर आप के अंदर दयालुता की भावना के कारण भी प्रेम आ सकता है, केयरिंग में भी प्रेम होता है। उसके बाद है आपकी टेंडरनेस, आपकी इच्छा, वासना, जुनून और मोह आदि के कारण भी प्रेम के इमोशन आ सकते हैं। तो इन्होंने प्रेम के इमोशन भी, जरूरी नहीं कि सारे एक ही पहलू से लो। आप क्या है, जैसे किसी के ऊपर दया आ गई तो भी हम अपना प्रेम दिखाएंगे। ठीक है, कोई जब हम अपने बच्चे की केयर कर रहे हैं तो भी हम अपना प्रेम दिखाएंगे। ठीक है, या फिर हमारा किसी की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो भी हम अपना प्रेम दिखाएंगे। उसके बाद है हमारा जॉय, खुशी। तो खुशी भी क्या है, हमारा एक इमोशंस है जो हमारा मेंटली और फिजिकल अवस्था में होता है। इसमें व्यक्ति क्या है, आनंद की अनुभूति करता है। जब व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है तो वह आनंद की अनुभूति करता है, यानी कि जब व्यक्ति बहुत खुश होता है तो उसको एंजॉय आता है। ठीक है, उन्नत जीवन जीने का नाम ही हर्ष है, यानी कि आनंद है। और हर्ष के कुछ और बताए गए हैं, इसमें उत्साह भी हो जाता है। जब आप ज़्यादा खुश होते हो तो उत्साह हो जाता है आपके अंदर, उत्तेजकता हो जाती है, संतोष और गर्व। जब आप ज़्यादा खुश होते हो तो इसमें क्या आपका चीयरफुलनेस, मनोरंजन, आनंद, उल्लास, उत्साह, प्रसन्नता, खुशी, संतोष, उल्लास, उन्माद आदि चीज़ें इसमें होती हैं। उसके बाद है जेस्ट, जेस्ट है उत्तेजकता, उत्साह, रोमांच और आनंद। उसके बाद है संतोष, कंटेनमेंट, संतोष या सुख, गर्व। जब आप बहुत खुश होते हैं या फिर आपने कोई अच्छा काम किया है जिससे आपको प्राउड फील होता है तब भी आप खुश होते हो। ठीक है, किसी चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलता है तब भी आप खुश होते हो। कहीं पर आपको घूमने गए हो तो वहाँ पर भी आपको उत्साह, इंजॉय हुआ तब भी आप खुश होते हो। ठीक है, या फिर आपने कोई भी एंटरटेनमेंट किया, कोई भी खुशी आपके घर में, तब भी आप क्या है, आनंद महसूस करते हो। उसके बाद आता है एक इमोशन आपके अंदर सरप्राइज वाला। सरप्राइज जो अचानक से कोई घटना घटित हुई है। ठीक है, यह आपकी अच्छे के लिए भी हो सकती है, यानी कि जो अच्छा एक पॉजिटिव घटना भी हो सकती है, पॉजिटिव सरप्राइज भी हो सकता है, और एक नेगेटिव भी सरप्राइज हो सकता है। ठीक है, आप क्या है, सरप्राइज में क्या क्या होता है आपके ऊपर, आंखों के ऊपर की त्वचा खिंच जाती है, माथे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आंखें और मुंह खुला रह जाता है। तो ये कुछ सेकंड होती हैं जहाँ पर आपको
सरप्राइज हो जाते हो आप। तो सरप्राइज में आपका क्या है, एक पॉजिटिव सरप्राइज जहाँ पर आपको कुछ अच्छा लाइफ में होता है और अचानक से आपको पता लगता है, तो सरप्राइज आपका पॉजिटिव होता है। और एक नेगेटिव सरप्राइज क्या है, मान लो आपके किसी की भी डेथ हो जाती है और आपको यकीन नहीं हो रहा, तो वो भी उस टाइम पे एक नेगेटिव सरप्राइज है। उसके बाद है क्रोध, एंगर। एंगर भी क्या है, आपके इमोशन का एक पार्ट होता है जो किसी भी बाहरी खतरे और हानि की आशंका के कारण उत्पन्न होता है। ये क्या है, एक मेंटल बिहेवियर और फिजिकल प्रोसेस है जिसमें ऐसी अनुक्रिया जिसके कारण व्यक्ति उसके खतरे को रोकने के लिए करता है। प्राय क्रोध के कारण आदमी या अन्य जीवों में निम्न शारीरिक बदलाव दिखाई देते हैं। माथे पर झुर्रियाँ देखना, होठों का कांपना, शरीर को बड़ा करके दिखाने की कोशिश करना, तेज आवाज में बोलना, तो ये सारे क्या है, आपके गुस्से को दिखाते हैं। उसके बाद है उदासी। उदासी भी क्या है, एक प्रकार का इमोशन है जो किसी हानि या स्थिति के होने के कारण स्थिति पैदा होती है। ठीक है, जब उदासी का इमोशन आता है तो व्यक्ति चुप हो जाता है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, मूड खराब हो जाता है। ठीक है, उस व्यक्ति के उदास होता है तो वह रो भी सकता है। और उदासी से संबंधित दूसरा गुण समझ है, पीड़ा होती है, हमें दुख होता है, शर्म आती है, अनदेखी और सहानुभूति होती है। तो ये उस टाइम पे वे इमोशंस हमारे सामने आते हैं, सैडनेस। उसके बाद फियर, डर। डर क्या है, एक ऐसी क्रिया है जो किसी खतरे के कारण आपको लगता है, भय लगता है आपको। तो ये प्राणियों में जीवित रहने का आधारभूत मंत्र है। वॉटसन के अनुसार भय कुछ आंतरिक संवेगों का एक समूह है जिसमें आनंद, उदासी, क्रोध और चिंता आदि शामिल होता है, जो प्राणी को इस ऐसी स्थिति से बचाने के लिए उपयोगी है। जो परिणाम है, इसको टाला नहीं जा सकता। डर से संबंधित कुछ गौण संवेग है, सदमा, भय, आतंक, वैराग्य, चिंता, घबराहट, तनाव, बेचैनी और आशंका। ये सारे क्या हैं, आपके टाइप ऑफ इमोशंस हैं। कौन कौन से हैं भाई इमोशन? बताओ कौन कौन से इमोशन? मैम जॉय, लव और सरप्राइजनेस, एंगर, सैडनेस, फियरनेस। ठीक है, समझ में आ गया बेटे? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इमोशंस को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जब आपके ऊपर इमोशन आते हैं, यानी कि इमोशनल हो जाते हैं आप, डर का या कोई सी भी 4-5 टाइप के जो जितने भी इमोशन बताए हैं, तो उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो सबसे पहला है आपका इंटेलिजेंसी, दूसरा है आपकी फिजिकल डेवलपमेंट, तीसरी आपकी फैमिली इन्वायरमेंट, चौथा आपका स्कूल इन्वायरमेंट, पांचवा आपका पीयर ग्रुप और छठा है आपका कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, आरती एक बार रीड आउट करना बेटे। ओके मैम। फर्स्ट है बुद्धि, इंटेलिजेंसी। बुद्धि का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। बुद्धि विवेक से निर्णय लेने, तर्कसंगत ढंग से सोचने और वातावरण के साथ समायोजन में सहायता करती है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेता है। संवेगात्मक स्थिति में भी बुद्धि बुद्धि व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक है। प्राय ये देखा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने संवेगों को अनियंत्रित नहीं होने देता और विवेक से काम लेता है। जिस बालक की बुद्धि सामान्य से अधिक है, वह अपने संवेगों को सही ढंग से व्यवस्थित कर लेता है। अतः बुद्धि और संवेगात्मक विकास का सीधा संबंध है। इंटेलिजेंसी, देखो भाई इंटेलिजेंसी भी हमारे इसको इफेक्ट करती है। अगर मान लो कई बार हमारा कोई ऐसा समय हो, गुस्से वाला समय है, तो अगर हमारी बुद्धि वहाँ पे काम कर जाती है, बुद्धि इंटेलिजेंसी, तो हम क्या है, कुछ बड़ा नुकसान करने से बच सकते हैं। तो जो बुद्धि है वो हमारे इमोशंस को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है, यानी कि हमें आपे से बाहर नहीं होने देती। तो इस प्रकार जो इंटेलिजेंसी है हमारी और जो इमोशंस हैं उनका डेवलपमेंट के साथ सीधा संबंध होता है। सेकंड है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास का संवेगों के विकास में बहुत महत्व है क्योंकि संवेग शारीरिक विशेषताओं के जनक होते हैं। प्राय ये देखा गया है कि कमजोर और खराब स्वास्थ्य के बालक संवेगात्मक रूप से कुसमयोजित पाए जाते हैं। उनमें नकारात्मक संवेग अधिक पाए जाते हैं। इसके विपरीत शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट बालकों में प्रेम, आत्मगौरव और हर्ष जैसे सकारात्मक संवेग पाए जाते हैं, जिनके बल पर वे सामाजिक विकास में आगे होते हैं। अब देखो भाई फिजिकल डेवलपमेंट भी हमारे इमोशंस के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है।
इसमें बताया गया है कि जितने भी इमोशंस है वे हमारे फिजिकल फीचर्स के कारण आ रहे हैं। ये देखा जाता है कि मान लीजिए कोई बच्चा ज़्यादा बीमार रहता है तो उसके जो इमोशंस है तो वे क्या है, वह जल्दी से एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, वह चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जो बच्चा ज़्यादा बीमार रहता है तो उसके अंदर क्या है, नेगेटिव इमोशन उसके अंदर ज़्यादा होते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, खुश नहीं रहता। ठीक है, उसको अपने अंदर ही कुछ कमी लगती है, तो नेगेटिव इमोशन पैदा हो जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति अच्छा है, बीमार नहीं रहता, बिल्कुल स्वस्थ रहता है, तो उसके अंदर लव, आत्मविश्वास और जोए जैसे पॉजिटिव समय पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जिनके बल पर वे सामाजिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड है पारिवारिक वातावरण, फैमिली इन्वायरमेंट। परिवार का वातावरण बालक के संवेगात्मक और सामाजिक विकास में सहायक है। जिन परिवारों में वातावरण चिंता, हिंसा व भय वाला होता है, उन बच्चों में नकारात्मक संवेगों की अधिकता पाई जाती है। वे अपने संवेगों पर नियंत्रण करने के कौशलों को नहीं सीख पाते। प्रजातांत्रिक पारिवारिक वातावरण में रहने वाले बालकों का सही संवेगात्मक विकास होता है, जबकि तानाशाही परिवारों के बालकों का संवेगात्मक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसने बोला है कि फैमिली के इन्वायरमेंट का भी हमारे इमोशंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कैसे इफेक्ट पड़ता है? अगर परिवार का वातावरण ज़्यादा चिंता करने वाला है और उसमें हिंसा पाई जाती है, यानी कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं जिसके घर में, तो बच्चे के अंदर नेगेटिव इमोशन पैदा हो जाते हैं। और जिस परिवार में बड़े बड़े प्यार से रहते हैं तो वहाँ पर बच्चों के अंदर क्या है, अच्छे जो हैं पॉजिटिव वहाँ पर इमोशन पैदा होते हैं बच्चे के। जबकि अगर तानाशाही परिवार है तो बालकों के जो इमोशंस हैं वे रुक जाते हैं। उसके बाद है स्कूल इन्वायरमेंट। पारिवारिक वातावरण की तरह ही विद्यालय का वातावरण भी बालक के सामाजिक और संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। विद्यालय में अध्यापकों और बच्चों के अंतर्वैयक्तिक संबंध बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। यदि विद्यालय का वातावरण चिंता से भरा है तो बालक में नकारात्मक संवेग उत्पन्न होंगे। अध्यापक द्वारा सजा पाना भी बालक के संवेगों को असंतुलित करने वाला होता है। देखो, जैसे फैमिली का इन्वायरमेंट हमारे इमोशंस को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, तो ऐसे ही स्कूल का इन्वायरमेंट भी इफेक्ट कर रहा है। ये देखना कि स्कूल में टीचर्स और बच्चों के बीच में अगर इंटरेक्शन अच्छा है, ठीक है, तो बच्चे के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर विद्यालय का वातावरण चिंता से भरा है तो बालक में नेगेटिव इमोशन उत्पन्न होंगे। तो अध्यापक द्वारा सजा पाना भी बालक के संवेगों को असंतुलित करने वाला है। ठीक है, तो बालक के इमोशंस को अगर हम सजा देते हैं, अगर बच्चे को हमको मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, तो भी उसके इमोशन अलग मिलेंगे बच्चे के। उसके बाद है पीयर ग्रुप। मित्र मंडली पीयर ग्रुप बालकों को सबसे अधिक उसके दोस्त प्रभावित करते हैं। यदि मित्र मंडली रचनात्मक कार्य करती है तो वे बालक के संवेगात्मक विकास के लिए लाभदायक है, लेकिन कई बार नकारात्मक प्रभाव भी देखने में आते हैं। यदि समूह में सामाजिक और संवेगात्मक रूप से कुसमयोजित बच्चे हैं तो इससे बच्चों का सांवेगिक विकास रुक जाता है। ठीक है, पीयर ग्रुप बताया तो बालक को सबसे अधिक उसके दोस्त प्रभावित करते हैं, यानी कि जैसी उसकी मित्र मंडली होगी बच्चे के ऊपर भी वैसा इफेक्ट होगा। अगर मान लो उसकी मित्र मंडली मार काट करने वाली है, पीटने वाली है बच्चों को, तो बच्चे के अंदर भी वही गुस्से वाले इमोशन आएंगे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना और उसे लड़ाई झगड़ा करना। तो बच्चों के अंदर उसके पीयर ग्रुप का भी इफेक्ट पड़ता है कि जैसा उसका पीयर ग्रुप होगा, अगर मान लो उसके दोस्त शांत रहने वाले हैं तो बच्चा भी ऐसा ही शांत रहने वाला बनेगा। कहते हैं ना, जैसी संगति बैठे थे सोई फल पात। तो पीयर ग्रुप का भी इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हमारे कल्चरल फैक्टर। सांस्कृतिक कारक संवेगात्मक विकास बालक की संस्कृति पर भी आधारित होता है। जो विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न परंपराएं पाई जाती हैं जो विभिन्न संवेगों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए कई समुदाय में वीरता की परंपराएं पाई जाती हैं जो बालक में भय का संवेग उत्पन्न नहीं होने देती। विभिन्न समाज विभिन्न संवेगों के विकास को महत्व देते हैं, इसलिए बच्चों का संवेगात्मक विकास इस बात पर भी निर्भर है कि वे किस प्रकार के समाज में रहता है। विभिन्न समाजों का जीवन दर्शन भी वहाँ के बच्चों के संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण है। अब बताए इसने कल्चरल फैक्टर भी इफेक्ट डालते हैं। कैसे डालते हैं? जैसे कई समुदायों में वीरता की परंपरा पाई जाती है। मान लीजिए आप अपने बच्चे, ठीक है, आप अपने बच्चे को देखो, हमारा कल्चर कैसा है, भारत गुलाम था तो हम बच्चे को
अगर वैसी ही मूवी दिखाते हैं, वैसे ही राजे महाराजाओं की कथा सुनाते हैं, भगत सिंह की कथा सुनाते हैं, तो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली अपने देश के प्रति प्रेम और एक वीरता वाली कि हम अभी के अभी सब कुछ कर देंगे, ऐसे वाली फीलिंग बच्चे के अंदर जागती है। ठीक है, तो हमारा जो कल्चर है वह भी इफेक्ट डालता है बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट में। इसलिए बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस प्रकार के समाज में रहता है। अगर बच्चा ऐसे समाज में रह रहा है जहाँ पर डर रहा है, वो समाज कुछ कदम नहीं उठा रहा, तो बच्चे के अंदर भी वही इमोशन पैदा हो जाएंगे, वो कभी आगे आगे नहीं बोलेगा। तो जीवन दर्शन भी वहाँ के बच्चों के संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण है। तो ये था आपका इमोशंस वाला टॉपिक 3.3। अब एक बार शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ, कौन से कर लोगे तुम लोग? अब देखो भाई, एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें यहाँ पे, थर्ड वाला, जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल करने की विधियां कौन कौन सी है? इमोशंस को कंट्रोल, एक तो है दमन, एक उन्नयन, एक रेचन, और एक है आपका मानसिक शांति। ठीक है, दमन, इसके अंदर बालकों को अवांछित संवेगों का दमन किया जाता है। बच्चों को मान लीजिए कोई उल्टा काम कर रहा है, बच्चे को गुस्सा है, तो हम उसको दबा देते हैं। दबाने का मतलब उसके ऊपर दोबारा से उल्टा गुस्सा कर देते हैं, जिससे बच्चा डर जाता है। तो दमन के द्वारा बच्चे के संवेगों को कंट्रोल किया जा सकता है। उन्नयन, इसमें बताया कि जितना भी क्रिएटिव वर्क में लगाकर बच्चे को क्या है, क्रिएटिव वर्क में लगाकर उसकी निराशा को दूर किया जा सकता है। रेचन में क्या है, इमोशन को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि बच्चे बेटा आप करो जो आपको करना है। उसके बाद है मानसिक शांति, इसके अंतर्गत बालकों को उद्देश्यपूर्ण कार्यों में लगाया जाता है ताकि उसको मेंटली पीस मिले, उसको शांति मिले और वह आगे उल्टे कामों में ना लगे। उसके बाद है संवेग का क्या अर्थ है, यह आपको करना है। लगाव से आप क्या समझते हैं? बस मेरे ख्याल में इतने ही होंगे। आगे और दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे कर लेना संवेग। 4 क्वेश्चन तक तो करने ही है, 5वां पढ़ के देख लेना। ठीक है, ओके मैम। समझ में आ गया? और कल बेटा हो सकता है तुम्हारी क्लास ना हो, क्योंकि कल गवर्नमेंट हॉलीडे है। ठीक है, अगर मैं छुट्टी पे होंगी तो क्लास का मैसेज नहीं आएगा, अगर नहीं हुई छुट्टी पे तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्लास का लिंक। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इसको पढ़ लेना जितना काम हुआ है, फिर ये भी लगा लो, 3rd यूनिट चली हुई है हमारी, हो जाएगी धीरे धीरे कंप्लीट। ठीक है, बाय। किसी को कुछ पूछना है?